जब सेकंड ईयर के शुरू में ही सोच लिया था कि यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान आंसर राइटिंग काफी लैकिंग, who has secured rank 595 in his very first attempt. आंसर राइटिंग काफी लैकिंग पढ़ते रह गए आप ज़्यादा। पढ़ते रह गए क्योंकि किसमें ज्यादा एवरेज नंबर आते तो आपको टाइम तो देनी पड़ेगी। एक क्विक रीडिंग मार के एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना ली थी। आप अगर सही से स्टडी करो तो आप बहुत आराम से समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार की सारी तैयारी अपनी प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे होनी चाहिए। 80% क्वेश्चंस घूम घूम के वही आते हैं। पहले आप अपना पूरा सब कुछ समझो चीजों को और फिर पीवाईक्यू के हिसाब से आप अपने नोट्स बनाओ। Hello and welcome to Study IQ IAS. Today we are here with Ankit, who has secured rank 595 in his very first attempt with anthropology as an optional. His journey has been really inspiring. He has graduated from IIT Delhi, and the good thing is he was preparing while he was in college, and in his very first attempt, right after graduating from the college, he has qualified this examination. Many congratulations Ankit, और ये बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है आई थिंक। और आपने पहली बार में इतना ज़बरदस्त काम किया, तो पहली अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन या मतलब क्या आपने प्रिपरेशन की, किस तरह से जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यू कुड क्वालिफाई दिस एग्जाम? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम। एंड सर आई थिंक कि आप कोई सा भी अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप अगर चीज़ें को अच्छे से स्ट्रेटजाइज कर रहे हो तो फिर प्रिपरेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो स्ट्रेटजाइजिंग विल वर्क फॉर मी। तो जैसे कि मुझे कुछ भी करना है, कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है, तो मैंने चीज़ें सही से थोड़ी सी मुझे क्या पढ़ना है, पहले सोर्सेज मैंने साइडलाइन किए, उसके बाद मैंने बाहर ज़्यादा नहीं देखे और उसी को बार बार किया। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी भी है और दैट वर्क फॉर मी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो लोग एग्जाम देते हैं तो एक परसेप्शन सा बना हुआ है कि जो लोग की पहले अटेम्प्ट में निकलना तो बहुत ही मुश्किल है, एक तरह का परसेप्शन है। दूसरा कई बार ये होता है, लोगों को लगता है कि यार ये तो एग्जाम ही ऐसा है कि 3 या 4 साल तो नॉर्मल है, इस तरह की सोच है। एंड यू हैव 595 रैंक, तो आई थिंक यू विल बी अपीयरिंग अगेन इन द एग्जामिनेशन, राइट? सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू चेंज दिस ईयर? जैसे आपको लग रहा होगा ना कि मैं करा तो काफ़ी कुछ अच्छा, पर कुछ चीज़ें जो छूट गई, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप वापस से इम्प्रूव करना चाहेंगे इस बार? सर जैसे कि मेरे पास टाइम कम थे तो मैंने टारगेटेड अप्रोच लिया, तो मेरी हॉलिस्टिकल कवरेज रह गई थी। तो मैं अब थोड़ा सा जो चीज़ें रह गई उसको कवर अप कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं ये कर रहा हूँ। और सर सेकंड, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान आंसर राइटिंग काफ़ी लैकिंग, पढ़ते रह गए आप ज़्यादा? रह गई क्योंकि कम टाइम था, तो कवर करने में बहुत ही टाइम, सारा टाइम उसी में निकल गया, बहुत कम आंसर राइटिंग कर पाया। तो वो मैं इस बार जरूर करूँगा अच्छे तरीके से। IIT दिल्ली में आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, ये और ऑप्शन आपने एंथ्रो चूज किया है। सो व्हाट मेड यू चूज एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल? जैसे कि जनरली लोगों के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं कि मैंने अपना ग्रेजुएशन के बेसिस पे चूज किया, या कई लोगों का क्राइटेरिया होता है कि ये वाला स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें टॉपर्स बहुत आ रहे हैं। व्हाट वाज योर क्राइटेरिया प्राइमरीली व्हाइल चूजिंग एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल? यस दैट मी सर, तो जैसे मेरा बहुत ज़्यादा मन था मैथमेटिक्स। हाँ, ऑब्वियस चॉइस। सर मेरा मैथमेटिक्स अच्छी भी थी, मेरी मैथ अच्छी थी, तो और मैंने स्टार्ट भी की थी, तो 1-2 टॉपिक मैंने कवर कर लिए थे। बट देन आई रियलाइज्ड कि ये मुझे कम से कम 5 मिनट लेंगे। हाँ, टाइम ज़्यादा लगेंगे और मेरे पास टाइम उतना है ही नहीं। मेरे पास प्री के पहले तो एंथ्रो पढ़ने का या जो भी ऑप्शन होगा वो पढ़ने के मेरे पास 2 से ढाई महीने टाइम। अच्छा। तो फिर मैंने ये मेरे बैक ऑफ द माइंड थी। तो IIT में ऐसा होता है कि आपको थोड़े से ह्यूमैनिटीज कोर्स लेने पड़ते हैं। तो सेकेंड और थर्ड ईयर में मैं थोड़ा सा, जब सेकेंड ईयर के शुरू में ही सोच लिया था कि यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करूंगा जस्ट आफ्टर। मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से सोशियोलॉजी के कुछ कोर्सेज उठाए। हाँ, होते हैं जो इलेक्टिव कोर्सेज होता है। हाँ हाँ, और वो और एंथ्रो पूरा ही सेम था जितना हमें कराया। काफी चीजें सेम होंगी, कास्ट, ट्राइब्स सारी सेम हाँ। हमें जितना कराया गया था। तो और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी हाँ। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा। और ये मेरी एक तरह से स्ट्रैटेजी भी थी कि एक बार मैं देख ही लेता हूँ कि अगर मैं मैथ बाद में नहीं ले पाया तो मैं और क्या ले सकता हूँ। हाँ हाँ। और फिर जब आया कि अब क्या लेना है, मैंने मैथ्स तो ले ली, बट मैं देखा कि ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक बात है। तो अब मेरे पास मैथ साइडलाइन हो गई, सैड एंथ्रो और सोशियो बचा, क्योंकि मैं वो दोनों भी लाइक करने लगा था। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने देखे कि किस में ज़्यादा एवरेज नंबर आते थे। हाँ। तो फिर मैं उस बेसिस पे एंथ्रो ले ली, और फिर एंथ्रो में देखा कि थोड़ी सी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है, वो अच्छी भी लगी, इवोल्यूशन है, सब चीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग भी है। और फिर मैं
थोड़ा थोड़ा ओरिजिन भी पढ़ रहा था। हाँ हाँ, तो ये सब चीज़ें का काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ जो होती है जनरली बच्चों के दिमाग में कि ऑप्शनल चूज़ करने से पहले कि मैं एंथ्रो तो लूँगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट एक जो हमेशा डाउट रहता है लोगों को कि सर बायो होती है एंथ्रो के अंदर और बायो को कैसे हैंडल करूँगा। तो जैसे यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो यू माइट हैव स्टडीड बायो टिल 10th क्लास, तो क्या इसमें उससे एडवांस लेवल की बायो चाहिए? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चाहिए होती, बट पीपल वांट टू लिसन इट फ्रॉम द टॉपर्स माउथ कि बायो का क्या रोल होता है। ऑफ कोर्स बायो इज इंपॉर्टेंट इन दिस, पर कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या बायो ही डिसाइडिंग फैक्टर है ये बातों पर? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें जितनी लेवल की बायो है और आप जितने मैच्योर एज ए स्टूडेंट हो चुके हो, तो आप अगर सही से स्टडी करो तो आप बहुत आराम से समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सही में एक बार में समझ नहीं आया, दैट माइट बी केस, बट आप अगर दोबारा पढ़ो, सही से पढ़ो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको समझ में नहीं आएगी। जिस लेवल की इसमें बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ये रियलाइज हुआ है कि बायो इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की बायो की जरूरत है, विच इज प्राइमरी रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन। मतलब और कोई बायो नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि वो बायो जो कि हमें इवोल्यूशन को समझने में एक्सप्लेन करती है, वही ज़्यादा प्रोमिनेंट है पार्ट। तो इसलिए मुझे लगता है बायो को फियर करना इज नॉट अ राइट थिंग इन बाय चूजिंग एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शन। इट इज नॉट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, अगर एंथ्रो की बात करें तो कौन से टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लगते हैं अभी भी एंथ्रो में, या फिर लगता है कि यार इनमें थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना चाहिए था मुझे? यस सर, जैसे मैंने सैडली आर्कियोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक, और ये इंटरेस्टिंग भी है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब एंथ्रो में पूरा ही इंटरेस्ट, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड भी है, और अगर आप एंथ्रो सही से पढ़ने लगो तो फिर पूरा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, आप उसको एंजॉय करने लगेंगे, इंजॉय करने लगेंगे आपको पूरा ही इवोल्यूशन है। शुरू में जो आप पेपर 1 में पढ़ रहे हो वो प्री ह्यूमन है, वो इवोल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स, फिर आपका ह्यूमन, फिर उसके बाद कल्चर शुरू हुआ लोअर पैलेयोलिथिक से। डेफिनेटली। हाँ, तो आप इसमें सारा चीज़ ही मैं बोलूँगा बहुत इंटरेस्ट से पढ़िए। तो मैं जैसे वो आर्कियोलॉजी थोड़ी सी अच्छे से नहीं करी थी, तो टाइम भी कम था आपके पास। टाइम भी कम था सर वो, तो इस बार मैं वो सोचा वो बहुत बढ़िया से कवर कर दे। चलो, बहुत ही बढ़िया। एक अपन लोग सुनते हैं कि एंथ्रो छोटा है, एक ये है, इसके बारे में हमेशा डिस्कशन होता है कि एंथ्रो एक छोटा सब्जेक्ट है। लोग सोचते हैं कि मैं 2 महीने में पढ़ लूँगा, कोई कहता है मैं 2.5 महीने में पढ़ लूँगा। तो क्या ये सही है या गलत है, और किस महीने में छोटा है? अगर छोटा है तो मुझे तो नहीं लगता छोटा है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये छोटा है, अगर आप इसको हॉलिस्टिकली कवर करना चाहोगे, और आपको ऑप्शनल हॉलिस्टिकली कवर करना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि जीएस की तरह ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप वहीं पे 4 फैक्ट लिख लो। यहाँ तो आपको बिल्कुल इन डेप्थ एकेडमिक लिखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपके पास एंथ्रो में ऐसा है कि जैसे मेरे पास ज्यादा फैक्ट नहीं कवर हो पाए, मैंने कोशिश की थी कि मैं पहले हॉलिस्टिकली जाऊंगा, मैं वैल्यू एडिशन या जो भी लोग कहते हैं वो बाद में करूंगा। हाँ, ठीक बात है। तो ऐसा नहीं था कि अब जब क्वेश्चन आ रहा है तो अगर मुझे हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है तो एटलीस्ट मैं एक बेसिक आंसर लिख, आप एक बहुत उसका मतलब जो मेन क्रक्स लिख पाएंगे वहाँ पे, मुझे लगता है मैटर करता है एग्जाम में। और सर ये जो हॉलिस्टिक कवरेज है तो सर उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने लगेंगे टाइम, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको इसमें अच्छी टाइम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप कह रहे हो कि जल्दी हो जा रहा है, तो मतलब आप काफी चीज मिस की हो, आपने इंटरकनेक्ट नहीं किया। एग्जैक्टली। तो आपको टाइम तो देनी पड़ेगी एटलीस्ट अच्छे। एक जनरली जब एंथ्रो पढ़ते हैं तो एक ये दिमाग में बात आती है कि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, पेपर 1 जैसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, और जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों को पढ़ते वक्त कि वो लोग उनको बहुत डिस्कनेक्टेड तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि लोग समझते हैं कि जेनेटिक्स बिल्कुल अलग है, और ह्यूमन फॉसिल्स बिल्कुल अलग हैं, और आर्कियोलॉजी वाले कल्चर बिल्कुल अलग हैं, पर अगर अपन देखें तो वो बिल्कुल कनेक्टेड है, और जनरली इस वजह से लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। ये एंथ्रोपोलॉजी भी वही है। हाँ, हॉलिस्टिकली वो हॉलिस्टिक स्टडी ऑफ द मैन ही है, जो सब्जेक्ट का मतलब ही यही है। हाँ सर, तो आप इसको डिस्कनेक्टेड में पढ़ ही नहीं सकते हो। और तभी लोग, जैसे एक नोशन ये होता है कि एंथ्रोपोलॉजी में सर याद बहुत करना पड़ता है। सर याद मतलब एक लेवल पे पहले आप अंडरस्टैंडिंग कर लो, अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर तो याद करना डिफिकल्ट नहीं होती है। यस सर, आप अगर सीधे फैक्ट याद करने बैठ जाओगे तो फिर आपको एंथ्रोपोलॉजी डिफिकल्ट लगेगी, बिल्कुल लगेगी। हाँ, तो वो दिक्कत। ये एक मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि लोग एकदम साइलोज में पढ़ते हैं सब्जेक्ट के सब पार्ट्स को, और उसकी वजह से उनको इतने टॉपिक लग जाते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ एकदम मिक्स हो गया है और सब हमें याद ही नहीं हो रहा है। और एक लेवल जब आता है तब ये लगता है कि वो फॉसिल में कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा कब था, कौन किसके पहले था, कौन क्या था, और वो देन दे टेंड टू गिव अप। दिस इज वन प्रॉब्लम दैट आई फील।
दूसरा, जनरली लोग इसमें बुक रीडिंग नहीं करना चाहते हैं कि बस फटाफट एक शॉर्ट नोट्स मिल जाए, रेडीमेड आंसर मैं याद करके चला जाऊँ। तो वो अप्रोच आपको कैसी लगती है? मतलब सर मतलब आपको कवर तो करने पड़ेगा, कवर तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना आप अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे शॉर्ट नोट्स से? जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं हाँ, उन्होंने कुछ पढ़ के ही बनाए होंगे। तो मैंने भी शॉर्ट नोट्स रिफर किए थे, क्योंकि पर एक आपको आउटलाइन मिल गई उससे। एटलीस्ट 1-2 महीने जो मैं बोला था पहले पास, तो मैं एक क्विक रीडिंग मार के एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई। उसके बाद मेरे लिए वो सब चीज़ें आसान थे या ठीक थे, बट आप डायरेक्ट सीधे वहाँ पे नहीं जा सकते। तो आप जैसे ट्राई किया है, तो आपको जैसे नदीम असलम सर की अच्छी किताब है, बहुत अच्छी बुक है। तो आप अगर वो पढ़ लोगे तो आपको पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जैसे पेपर 2 में तो मुझे लगता है नदीम असलम सर की 2 किताबें आती है, एक तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और एक अपनी ट्राइबल वाली। वो दोनों पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इंसाइट मिल जाएगा। मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया था, बट एटलीस्ट अच्छी खासी उसकी पढ़ी थी, मैं पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी, 1-2 बार पढ़ लिया था मैं वो, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई थी। तो फिर मैं शॉर्ट नोट्स से कवर कर सकता। हाँ, बट आपको शुरू में अच्छे से कवरेज तो करना पड़ेगा, उसके बिना फिर मुश्किल। क्योंकि जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है कि उनको एक ये इस तरह की फीलिंग होती है कि मैं, जैसे अक्षत जैन सर की किताब आती है और विवेक भास्मी सर की किताब आती है, तो जनरली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आती है। बट लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो किताब आपके पढ़ने के बाद में आपको बहुत हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में, लेकिन लोग वहीं से शुरू करते हैं और फिर वो फंस जाते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। तो उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? अच्छा, जैसे मैंने भी रिफर की थी, बट मैंने इसे पहले पढ़ लिया था, स्टैंडिंग थी, तब मैं जाके उनकी जल्दी टाइम कम भी थे तो भी मैं जल्दी कर पाया। मैं शुरू से ही वहाँ से करूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाता। हाँ, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, वो इंटरकनेक्टेड भी नहीं आना, फिर आप चीज़ें रटने लग जाओगे, समझ। बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी, वो फिर ज़्यादा ही बढ़ जाए। और आपसे बेहतर तो ये जानने की नहीं, बिल्कुल, ये तो खैर ऐसा नहीं है। एक और मैं चीज़ पूछूंगा, जो अपना पेपर 2 है और पेपर 1 है, तो पेपर 2 और पेपर 1 में आपका फेवरेट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट पेपर 2 है। क्यों ऐसा? सर क्योंकि सर उसमें सोसाइटी की चीज़ें ज़्यादा है, और सर मुझे वो, हमें अपनी इंडियन सोसाइटी के बारे में जानने को बहुत अच्छा मिलता है, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, और पूरा हॉलिस्टिक, हमारी सोसाइटी कैसी बन हुए, हम लोग कैसे, हमारे बेसिक वैल्यूज़ क्या है, जैसे पुरुषार्थता की बात होती है, धर्मा की बात होती है, तो डेफिनेटली, और हमारी अपनी क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हमारी सोसाइटी, इंडियन विलेजेस के बारे में पढ़ते हैं, कास्ट, ट्राइब, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। और मुझे लगता है पेपर टू इतना ज़्यादा कनेक्टेड है आपस में कि उसको करना भी बहुत वो कम टाइम में भी हो जाता है थोड़ा। हाँ, अगर पेपर 1 तो एज गुड एज एनी अदर ऑप्शनल, बट पेपर 2 मुझे लगता है कि वो इट कैन बी अ वेरी गुड स्कोरिंग पेपर ऑल्सो फॉर सम पीपल, अगर आप अच्छी, अगर आप उसको, हाँ, अगर आप दिल से समझेंगे उसको। यस सर। और उसका सोसाइटी में कितना फायदा हुआ पेपर 1 में? सर पेपर 1 मतलब एक सबसेट ही है सोसाइटी का, तो हाँ, पेपर 2 का जो नहीं, जीएस में बोलता हूँ मैं। यस सर, हाँ, सबसेट ही है, जैसे कि अर्बनाइजेशन यहाँ पे हॉलिस्टिकली, हाँ, बिल्कुल, कास्ट करते हैं, तो मतलब मैंने तो करी नहीं, कुछ अलग से किया ही नहीं होगा, ज़्यादा नहीं थी, बस मैं इसको था और उसको मैं छोटा करके उसमें लिख। जीएस पेपर 1 में ये काफी कुछ काम आ गया। और जितनी इनसाइट्स अपने पास होती है कास्ट वगैरह की, जो इधर पेपर 2 में पढ़ते हैं अपन, वो उधर तो एकदम केक वॉक हो जाता है ऑलमोस्ट एक तरह से। उस समय ऐसा लगने लगता है कि इतना ज़्यादा पुट करूँ, हाँ, कि मैं थिंकर्स के नाम लिखूँ नहीं लिखूँ, वैसा होता है। वो तो हमेशा चेक एंड बैलेंस करना ही पड़ता है। खैर, हाँ, इस बार तो शायद एक ऐसे भी आया था, एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक पे था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ द टॉपिक। हाँ, एक कल्चर रिलेटेड भी कुछ था, एग्जैक्टली सिविलाइजेशन, मुझे भी याद नहीं आ रहा तो। खैर, अच्छा, ठीक है। तो अब आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं? यस सर। तो आपने कितनी आंसर राइटिंग पिछली बार की थी और इस बार कितनी आगे बढ़ाना चाहेंगे आंसर राइटिंग? जैसे आपने बताया कि आप पढ़ने में ज़्यादा टाइम निकल गया आपका, आंसर राइटिंग उतनी नहीं कर पाए, क्या इस बार क्या चेंज करेंगे टू गेट अ बेटर रैंक? सर जैसे मेरे एंथ्रो की तो पूरी ही रह गई थी, हाँ, मुझे पूरा ही एंथ्रो कवर करना था, तो पर आपने समझ लिया था ना, तो इसलिए नंबर आ गए मुझे लगता है। उतने अच्छे नहीं आएंगे, हाँ, पर डिसेंट नंबर आ गए। हाँ, क्योंकि मेरी समझ सही थी, तो मैं ज़्यादा नहीं लिखे थे। मैंने पेपर 2 के एक टेस्ट ही लगा पाए थे, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, क्योंकि आप अगर टेस्ट नहीं लगाओगे तो क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जामिनर आपको लिखने पे ही जज करेगा। तब मेरी कितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, तो हाँ, तो वहाँ पे मैं बहुत लैग किया हूँ। तो इस बार मैं आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करूँ।
होपफुली इस बार साथ करेंगे आंसर राइटिंग। इस बार करूँगा, साथ में करूँगा इस बार हाँ। आंसर राइटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। होपफुली पहले प्रीलिम्स क्लियर। नहीं, प्रीलिम्स तो तुम्हारा हो ही जाएगा, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ही हो गया है तो आई एम प्रीटी श्योर, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि प्री तो हो गया होगा। सर जैसे कि अब मैं दोबारा से लिखूंगा पेपर, तो मैं चाह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कर। ठीक है। तो सर मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जो पहले के सोर्स पर रखा हूँ उसी को कंसोलिडेट करूँ, या फिर बाहर से चीज़ें ऐड करूँ और फिर आंसर राइटिंग करूँ, या फिर मैं साथ के साथ करते जाऊँ चीज़ें और वैल्यू एडिशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? देखो मैं तुमको सिंपल बात बताता हूँ कि तुमने ऑलरेडी बेसिक ग्राउंड वर्क तो कर लिया है, कि जो भी मटेरियल पढ़ा है तुमने, जो भी कंटेंट पढ़ लिया है, तो आई होप देयर इज नो पॉइंट ऑफ अगेन रिविजिटिंग डिफरेंट सोर्सेज। एक सोर्स जो बेस है उसको बेस बना लो। उसके बाद में मान लेते हैं कि आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक, जैसे मान लेते हैं एम्बर एंड एम्बर आपकी बच गई है, मान लेते हैं आपने थोड़ी ज़्यादा नहीं पढ़ी उसको, तो उसमें से यू कैन पिक अप सर्टेन थिंग्स एंड ऐड इनटू योर नोट्स। वन। दूसरा, अब पूरी तैयारी इस बार की, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो है, इस बार की सारी तैयारी अपनी प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे एग्जाम के अंदर 80% क्वेश्चंस घूम घूम के वही आते हैं, भाई कॉस्ट ऑफ बाइपेडलिज्म, इरेक्ट पोस्चर एंड दी इफेक्ट ऑन दी एनाटमी, या फिर आप देखोगे कल्चर रिलेटिविज्म, तो घूम घूम के क्वेश्चन बहुत अलग नहीं आते हैं। और जनरली क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है हम लोगों के अंदर कि हम लोग टफेस्ट जो क्वेश्चन होता है उसके बेसिस पर प्रिपरेशन करने लगते हैं। पर आप कभी भी पेपर में हमेशा चॉइसेस होती है इस तरह की कि 80% क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट डूएबल एवरी टाइम। तो माय सजेशन वुड बी कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें से थीम्स आइडेंटिफाई कर लो कि भाई कल्चर रिलेटिविज्म पर अगर 5 क्वेश्चन आए हैं तो मैं कल्चर रिलेटिविज्म पे एक होलिस्टिक आंसर तैयार कर लूँगा। तो पॉइंट ये होता है कि जब एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा, आपको सोचना ना पड़े कि मेरा डबल डिसेंट पे क्वेश्चन है और मैं सोचना पड़ गया, तो आप यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग सम टाइम, और वो जो टाइम आप बचाओगे इन रेडीमेड क्वेश्चंस के अंदर, वो आप जब सोचने वाले क्वेश्चन है उनके अंदर आप दिमाग लगाओ। तो पीवाईक्यू के बेसिस पे ही प्रिपरेशन होनी चाहिए सेकंड लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे इट्स अंडरस्टैंडिंग यू डिड इट दिस टाइम, एंड नेक्स्ट ईयर आई थिंक इफ यू प्लान योर स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड हेल्प, एंड दिस हैज हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स इन द पास्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अक्षत जैन की हम बुक देखें या विवेक भास में किताब देखें, वो है क्या, वो उन्होंने अपने PYQs तैयार किए हैं एक तरह से, और फिर उन्होंने उसको रिफाइन करके और ऐड करके बुक पब्लिश की है। तो एवरी स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू द सेम ग्राइंड। पहले आप अपना पूरा सब कुछ समझो चीज़ों को, और फिर PYQ के हिसाब से आप अपने नोट्स बनाओ और फिर आप उनको याद कर जाओ। मुझे लगता है दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर यू ऑल्सो। तो इस बार होपफुली आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं, और जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो मे बी विल सिट टुगेदर and we'll work on how you can improve in anthropology through maybe the crash course that I start, or and with a lot of guidance that I have provided to many students. For example, this year itself there is another student, Savi, who has secured rank 517. So this was her third attempt, and she finally qualified it in this year. Earlier I have guided Pooja Jha, whose rank was 82 back then. So maybe we'll work together to help you get good marks in this year's mains examination. It was really amazing to talk to you. Congratulations, many congratulations once again. All the best for the next year's exam. Thank you very much. Welcome. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।